जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के सेशन का मकसद अस्सलाम। जो है वो बेसिकली आप तमाम दोस्तों के जो सवालात हैं, उनके जवाबात देना है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो है वो आप दोस्तों से लिए जाएँ और तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि अपने माइक्स ऑफ कर दें, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो हमारा ये जो 40-45 मिनट का जो सेशन है, वो शायद इन्हीं छोटी-मोटी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए गुज़र जाएगा। तो तमाम दोस्त जो हैं, जिनके ज़हन में जो भी सवाल है क्योंकि हमारा आज जो है वो कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं है, कि जिसमें आपके लिए कोई लिमिटेशन हो कि आप कौन-सा सवाल पूछ सकते हैं, कौन-सा नहीं पूछ सकते। एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ शायद वो बड़ा ही छोटा सवाल है या शायद उसकी कोई अहमियत नहीं है। बाज़ औक़ात छोटी से छोटी कन्फ्यूज़न जो है, वो आपको एक बहुत बड़े मसले से दो-चार कर देती है। तो तमाम दोस्त जो हैं वो अपने सवाल अगर उन्होंने लिख रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके ज़हन में है तो देन अगेन हैंड रेज़ आप कर लीजिएगा, तो वन बाय वन जो है वो मेरी कोशिश होगी कि आपसे जो है वो सवालात लिए जाएँ। तो सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। 40 मिनट से 45 मिनट का हमारे पास वक़्त होगा और इंशाअल्लाह जो है कोशिश ये करेंगे कि तेज़ से तेज़ जो है वो आपके सवालात लिए जाएँ, जवाबात दिए जाएँ। आखिरी बात फिर उसके बाद शुरू करते हैं कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से मुझे अस्सलाम वालेकुम पहुँच गया और मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम। कि कम से कम वक़्त जो है वो लिया जाए सवाल लेते वक़्त ताकि बाकी दोस्त जो हैं उनको भी मौका मिल सके। जी, सबसे पहले वहीद अकबर साहब हैं। जी प्लीज़। वहीद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ख़ार भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बिज़नेस मिसाल के तौर पर मैं खुद चलाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं उसमें प्रॉफ़िटेबल भी हूँ, मतलब बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मतलब मुझे ज़रूरी मैं फिर क्यों स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और फिर वो डिविडेंड भी देती हैं अपने स्टॉक होल्डर को? ये मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न दूर करनी है। देखिए कंपनीज़ का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि हर बंदा जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहा होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लिमिटेशन क्या है। अगर आप समझते हैं कि आपकी एक छोटी-सी दुकान है या छोटा-सा बिज़नेस है और उसको आप नहीं बढ़ाना चाहते, तो यकीनन आपको ना तो ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो दाल-रोटी चल रहा है, आप उसी में खुश हैं, तो यकीनन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हों। जो कंपनी लिस्ट होना चाहती हैं, उनमें सबसे बड़ा जो मसला होता है, वो उनके सरमाए का होता है। अगर वो सरमाया किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं या वैसे वो सरमाया किसी से भी लेते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला एक तो ये होता है कि उनको बहुत सारी गारंटीज़ देना पड़ती हैं। दूसरा ये है कि उसकी उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने पे करनी है और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर एक कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेती है और उसमें उस कंपनी को नुकसान हो जाता है, उसका कारोबार नहीं चलता, तो भई बैंक को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आपका काम चलता है या नहीं चलता। वो तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के, कंपनी को बेच के, उसकी प्रॉपर्टी बेच के, उसका गोदाम सील करके वो तो अपने जहाँ तक होगा पैसे पूरे कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक मनी होती है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद मिलती है, उसमें जो है वो लॉस एंड प्रॉफ़िट की बुनियाद पर होती है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपने पैसा वापस करना है। और इसलिए वो बजाय इसके कि आम पब्लिक से वो लोन लें, वो उनको शेयर होल्डिंग ऑफ़र कर देते हैं। और इस तरह वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, ताकि उनको सस्ता सरमाया जो है वो अवेलेबल हो और नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर हो। तो ये एक आसान-सी एक डेफ़िनिशन मैंने आपसे सामने गुज़ारिश की है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी जो है वो लाज़मन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। होप आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। बिलाल हसन साहब प्लीज़। बढ़ाऊँगा कि बिलाल हसन साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।
सवाल कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही? सवाल कीजिए प्लीज़। इफ्तिखार भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हालिया सिचुएशन को देखते हुए कि क्या पावर सेक्टर के अंदर से सारा रस चूस लिया गया है या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, जिस तरह की अभी हम कैपको के हवाले से या इस वीक के अंदर के इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर आई है कि उनका मल्टी टैरिफ जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्या अभी भी उसके अंदर कोई गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि हम मजीद 2 4 5 साल के लिए अगर हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं तो हमें अच्छा नफा बच सकता है? जजाकल्ला। देखिए, जो किसी भी चीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो हमेशा सेक्टर वाइज़ चलती हैं। उनको कभी भी इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए। हमेशा पूरे के पूरे सेक्टर के हवाले से पॉलिसीज़ आती हैं, किसी इंडिविजुअल कंपनीज़ के हवाले से नहीं आती। तो पूरे का पूरा जो पावर सेक्टर है, उसके हवाले से सब लोग जानते हैं कि हुकूमत जो है वो तो 2 दिन की बजाय वो चाहती है रातों-रात जो है वो इनको बंद कर दिया जाए। और जिस तरह से नेगोशिएशन हो रही हैं, इनके जो है वो प्लान्स जो थे वो सारे चेंज कर दिए गए। अब उनको ये है कि कहीं इनका ऑडिट ना हो जाए, अगर ऑडिट हो गया तो फिर यकीनन ये कंपनीज़ जो हैं वो मज़ीद फँस जाएँगी। तो बेसिकली इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है के इलेक्ट्रिक का, तो के इलेक्ट्रिक जो है वो पावर जनरेशन में नहीं आती। उसका सिस्टम जो है वो अलहदा से है, वो तो जस्ट एक प्रोवाइडर है। तो उसका और आईपीपीज़ का दोनों का डिफरेंस है। इसलिए उसको प्राइवेट में जो पावर प्लांट्स हैं उसमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। सो एज़ ए होल जो है, वो पावर सेक्टर बहरहाल एक अंडर अटैक है। तो बेहतर तो यही है कि उनसे ज़रा थोड़ा-सा किनारा-कशी इख्तियार की जाए। हाँ, ट्रेडिंग आप करें, स्विंग ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट से ज़रा परहेज़ ही करें तो बेहतर है। ज़रूरत ही क्या है? बाकी 4 साढ़े 400 कंपनीज़ हैं, वहाँ से आप कुछ इंतखाब कर लीजिए। होप आंसर द क्वेश्चन। वकास राव साहब प्लीज़। वकास राव साहब। हम्माद जास खानी साहब प्लीज़, अगर मैं सही लफ़्ज़ बोल रहा हूँ तो। इफ्तार साहब, मेरा क्वेश्चन डिविडेंड से रिलेटेड है कि जो कंपनीज जब डिविडेंड देती हैं तो एक्स डेट पे जब उनकी प्राइस ओपन होती है तो एग्जैक्टली उतनी अमाउंट माइनस ओपन होती है जो उन्होंने डिविडेंड दिया होता है। तो अगर एक शेयर होल्डर लेट से एक्स डेट से पहले शेयर देता है 20 रुपए का और 2 रुपए कंपनी डिविडेंड देती है नेक्स्ट डे और उसके वो शेयर प्राइस से माइनस हो जाता है, तो कंपनी ने तो कुछ ना दिया दिलाया हुआ ना, वो तो मेरे ही पैसे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से मोड़ के मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो काइंडली इस पे एक्सप्लेन कर दें कि कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है जब वो डिविडेंड अनाउंस करती है। देखें, कंपनी ने जो डिविडेंड देना होता है वो उसने तमाम शेयर होल्डर को देना होता है। उसमें अगर किसी ने 2 दिन पहले खरीदा है या किसी ने 10 साल पहले खरीदा है, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके जितने भी अवेलेबल शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उन सब के लिए वो डिविडेंड होगा बिला तफरीक कि वो किसी ने कब शेयर किस वक़्त खरीदा है। ये तो उस बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है कि उसने वो शेयर जो था वो 2 दिन पहले क्यों खरीदा था, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके पैसों में से माइनस नहीं होता, वो हमेशा ट्रेडेबल प्राइस में से माइनस होता है। चूँकि कंपनी ने तमाम लोगों को डिविडेंड देना है, तो कि अगर वो इस चीज़ में स्पेसिफिक हो जाएँगे कि किसी ने अगर 2 दिन पहले खरीदा तो उसको नहीं देना, या किसी ने अगर एक स्टैंडर्ड प्राइस पर शेयर खरीदा है तो उसको जो है वो डिविडेंड मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो चूँकि एक फ़ॉर्मूला है, तो फ़ॉर्मूले के तहत आपकी बाइंग प्राइस में से शेयर की प्राइस जो है, जो उसमें से डिविडेंड माइनस नहीं होता। ये आपकी अपनी गलती होती है कि जिस वक़्त आप उसको शेयर को बाय करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिविडेंड अनाउंस होता है ना, वो उसकी फेस वैल्यू पर होता है, और फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है। तो क्या जिस वक़्त वो कंपनी ₹2 का, ₹1 का, 50 पैसे का, ₹5 का डिविडेंड देती है, तो वो उसकी फेस वैल्यू में से तो माइनस नहीं होता। वो ट्रेडेबल प्राइस में से माइनस होता है। तो इसलिए ये कहना कि वो हमारी जो बाइंग प्राइस है उसमें से माइनस हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो कांस्टेंट प्राइस है जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, उसमें से तो माइनस नहीं होता। ये जो उतार चढ़ाव होता है, ये तो आप दोस्तों के इंटरेस्ट की वजह से हो रहा होता है। तो गलती जो है ये उसकी है जो कि शेयर को गलत वक्त के ऊपर खरीदता है। यही वजह है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुजारिश करता रहता हूँ, तकरीबन हर रोज ये बात करता हूँ कि एक इन्वेस्टर जो है वो टॉप पे क्यों खरीदता है। अगर उसने अपनी जेब में से ही डिविडेंड देते जाना है, तो फिर बेहतर है कि वो ना ही खरीदे। तो चीज़ें जो हैं वो आपने किस वक़्त खरीदनी है, ये इन्वेस्टर ने डिसाइड करना होता है। और इन्वेस्टर हमेशा प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद
आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो शेयर की जो है वो परचेज करता है, उससे पहले वो कभी नहीं करता। मिसाल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मकसद यहाँ पर अपने ग्रुप के हवाले से कोई बात करना नहीं है, सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि तकरीबन कोई जनवरी फरवरी तक लोग जो मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते रहे और मुझसे पूछते रहे कि जी हमें कोई शेयर बताइए इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने लोगों से फीसें भी ली और किसी को कोई शेयर भी नहीं बताया। हालांकि बहुत सारे दोस्त नाराज भी हुए। मकसद सिर्फ ये था कि हर बंदे से मैं ये कहता था कि भाई वक्त इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ट्रेडिंग करें, लॉस एंड प्रॉफिट लें। इन्वेस्टमेंट में अगर अब शेयर आप खरीदेंगे तो वो चांसेस ये हैं कि वो आपकी बाइंग प्राइस में से ही डिविडेंड माइनस होगा, और अब वो हो रहा है, अब लोग परेशान हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा बाय लो और सेल हाई होती है। अच्छे लेवल पर आपने देखना हो तो आपकी डिविडेंड यील्ड क्या बनती है, तो आपकी बाइंग प्राइस में से माइनस नहीं होता। अम्मार इस्माइल साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे कोई भी शेयर है हम उसको अगर बाय कर रहे हैं और उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसका प्रीवियस हाई होता है, यही चीज ज्यादा जरूरी होती है या कोई और चीज भी होती है? और चार्ट जो है सर वो 15 मिनट्स पे ही ज्यादा सूटेबल रहता है या 5 मिनट्स पे ज्यादा सूटेबल रहता है? देखें किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ जो है वो थंब रूल नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आप काम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रेड के हवाले से बात करेंगे उसका फार्मूला डिफरेंट है, टाइम फ्रेम मुख्तलिफ है। स्विंग के हवाले से बात करेंगे उसका मुख्तलिफ है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे उसका मुख्तलिफ है। फिर ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक टाइम फ्रेम एक शेयर के ऊपर जो है उसके चार्ट के ऊपर आपको वो टाइम फ्रेम जो है वो सूटेबल है तो वो दूसरे के ऊपर भी हो। ये ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें जो हैं ये शेयर टू शेयर वेरी करती हैं। उनमें कितना वॉल्यूम लगता है और इसके अलावा क्या वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं या नहीं होते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको देखकर हर शेयर के हवाले से डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही टाइम फ्रेम तमाम शेयर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर वो सब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जवाब तो एक जैसा निकलेगा। तो अगर जवाब एक जैसा निकलता है तो फिर लोग स्टॉक मार्केट में लूज क्यों करते हैं और कमाते क्यों हैं? आखिर कुछ तो फर्क है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको नजर आ रही है तो फिर सारे सपोर्ट पर खरीद लेंगे, सारे जो है वो रेजिस्टेंस पर बेच देंगे। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ पे हो रही है कि हम एक ही फार्मूले को, एक ही चीज को हम तमाम शेयर्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा डिफरेंट सोचेंगे, हर शेयर के ऊपर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जब जवाब डिफरेंट आएगा तो फिर उसका आउटपुट आउटपुट भी डिफरेंट होगा, फिर एक जैसा नहीं होगा। होप आंसर द क्वेश्चन। हाफिज अहमद साहब प्लीज। अच्छा, मैं आपकी रोजाना वीडियो देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप में भी शामिल हूँ। आप रोजाना एक वीडियो में डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड जो है आपकी बाइंग प्राइस में से माइनस नहीं होना चाहिए। अभी भी आपने फरमाया है एक भाई के क्वेश्चन में आपने डिविडेंड आपके बाइंग प्राइस में से माइनस नहीं होना चाहिए। कल थोड़ा सा ये एग्जांपल के साथ थोड़ा सा इलैबोरेट करेगा प्लीज इसको। थैंक यू। देखें, मिसाल के तौर पर कोई एबीसी कंपनी है। अब वो एबीसी कंपनी जो है वो फर्ज कर रहे हैं ट्रेड हो रही है 20 रुपए के ऊपर। अब कंपनी 20 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रही है, आपने सबसे पहले उसका एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद आपने जो इस वक्त मौजूदा मार्केट के हालात हैं और उस शेयर की अपनी जो मूवमेंट रही है हिस्ट्री के अंदर, वो बता रही है कि अगर आप इस शेयर को 15 रुपए के ऊपर खरीदें या 12 से 15 रुपए के रेंज में खरीदें तो देन चांसेस हैं कि जिस वक्त ये शेयर अपने पेइंग के सेशन में आएगा, उस जोन के अंदर आएगा जहां पर इसने कुछ ना कुछ पे करना है, आउटपुट देना है, तो इस शेयर की प्राइस जो है वो इस जोन से ऊपर होगी, कुछ 17 रुपए के करीब होगी, 18 रुपए के करीब होगी। तो देन जिस वक्त आप उसको 12 से 13 या 14 या 15 रुपए पर खरीदेंगे और पे आउट में वो शेयर जो है वो 17-18 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, तो फिर जब वो वहां से एक्स होगा तो वो आपकी बाइंग प्राइस में से नहीं होगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपने बाइंग कहां पर करनी है। मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि कारोबार में जो मुनाफा होता है वो सेलिंग से नहीं होता, वो बाइंग से होता है। अगर आपकी खरीद अच्छी है तो आपने समझ लीजिए कि जिस दिन आपने वो चीज खरीदी आपने उसी दिन ही कुछ ना कुछ कमा लिया। लेकिन अगर आपने
चढ़ के चीज़ खरीदी है, टॉप पे जाके खरीदी है, तो फिर तो वो पता नहीं अगले कितने साल तक जो डिविडेंड है वो आपकी बाइंग प्राइस में से माइनस होगा। सो वेट, वॉच, पेशेंस और हमेशा अपनी अपनी प्राइस पर चीज़ को खरीदने की कोशिश करें, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप एक शेयर के बारे में डिसाइड करते हैं कि यार ये शेयर इस वक़्त ₹20 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसकी मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो प्राइस जहाँ पर इसको मुझे बाय करना चाहिए, वो ₹13 है, फ़र्ज़ कर लीजिए। वो शेयर जो है वो ₹14 से रिवर्स कर जाता है, तो फिर परेशान नहीं होना। वेट करें, वॉच करें और अपने ज़ोन का इंतज़ार करें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक शेयर को लाज़मन खरीदना है। इतनी सारी कंपनीज़ हैं, जब आप 4, 5, 6 कंपनीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठे होंगे, तो वो आपका शेयर जो है वो आपकी बाइंग प्राइस पे आपको मिल जाएगा। अब आपने चूँकि ज़िक्र कर दिया कि आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं, तो आपने कोई 2 या 3 शेयर ऐसे देखे होंगे, बल्कि तकरीबन सारे शेयर ऐसे देखे होंगे कि जो हमने पहले डिसाइड किए कि हमने किस लेवल पर खरीदना है, और जैसे-जैसे वो लेवल पर आ रहे हैं हम उसी वक़्त ही खरीद रहे हैं, उससे पहले नहीं खरीद रहे। दैट्स द रीज़न। होप आंसर द क्वेश्चन। वसीमुल्लाह साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्कॉल और कॉसम के बारे में, ये कहाँ तक जाएगा और इसको होल्ड करके रखें या सेल कर दें? आज शेयर के हवाले से हम डिस्कस नहीं करेंगे, अपना सवाल कोई कंफ्यूजन बताएं अपनी। सर फिर डिविडेंड के हवाले से बता दें, ये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है कंपनियां, जी और बिल्कुल, आजकल कौन सी मतलब न्यू कंपनी है जिसने डिविडेंड का ऐलान किया हो सर? वो आप काइंडली ESX की बता। वेबसाइट से देख लें। बहुत शुक्रिया। ताहिर राना साहब। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा इसको तो वो क्या करे, कितनी इन्वेस्टमेंट करे कि अगर वो अपनी मतलब इसको एज अ प्रोफेशन ले ले? ताहिर राना साहब, आपका सवाल पूरा नहीं पहुंचा मुझ तक। मैंने सवाल ये किया कि अगर कोई बंदा इसे एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है PSX को, और वो चाहता है कि इसी पे सरवाइव करे, देन उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि वो उसे एज अ प्रोफेशन ले सके? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के हवाले से हर बंदा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट का, ये गलत है। ये यूट्यूब पे भी हमारे यहाँ बड़ा ये मसला है, और हर नया बंदा फिर इसका शिकार हो जाता है, लेकिन वो जब हमारे साथ रब्ता करता है तो फिर मसला जो है वो हमें भी समझ में नहीं आता। आप इन्वेस्टमेंट में बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं? पहले क्लैरिफाई करें इसको। ट्रेडिंग, देखें, ट्रेडिंग के हवाले से तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको खुद पता होना चाहिए कि उसने आउटपुट कितना लेना है। उसके हवाले से कोई लिमिटेशन नहीं है। हो सकता है किसी बंदे का गुजारा जो है वो महीने में 50,000 से होता हो, किसी का 50 लाख में होता हो, तो इसके हवाले से कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि आप इतना पैसा लगाएं और इतना ना लगाएं। ये तो समंदर है, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या है, आपका आउटपुट की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी ज़रूरियात क्या हैं। तो फिर आपने ही ये डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा मार्केट में लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है, ₹5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन स्काई इज योर लिमिट। उस्मान फरीद साहब प्लीज। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब आप डे ट्रेड में कॉल देते हैं ना बाय नहीं सर, नहीं, एक्स को, पर्सनल ग्रुप के हवाले से कोई कॉल, जो कोई मैसेज, कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। ये जर्नल है, तमाम लोगों के लिए है। सवाल वो करें जो हमारे ग्रुप के हवाले से ना हो, हमारी ज़ातियात के हवाले से ना हो, जनरल सवाल करें। नहीं सर यही पूछना था मैंने कि नहीं, फिर वो सवाल को बाय यहीं में रोक जब दें, आप सवाल यहीं रोक दें। चलो नहीं, वो चलो फिर ठीक है सर, वो जब पर्सनल हमारा होगा तो फिर उसमें पूछिएगा। चलो ठीक है। हाँ, हाँ। मोहम्मद अदनान हनीफ साहब प्लीज। अस्सलाम अदनान वालेकुम। जी, वालेकुम जी, प्लीज। इफ्तिखार साहब, थैंक यू ये सेक्शन अरेंज करने का। मेरा क्वेश्चन जस्ट इस रेफरेंस से है कि नॉर्मली हम कितना परसेंटेज अज्यूम करते हैं? मैं जैसे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि अपना एक फिक्स रखता हूँ कि 10% मुझे मार्जिन मिला तो मैं उसमें उसको सेल आउट करके आउट हो जाता हूँ। तो इज इट सही या फिर लोग कुछ हायर साइड पे रखते हैं इसको? जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन है। बड़ी बात है, अगर आपको 10% मिल रहा है तो हमें भी बताएं कोई फार्मूला।
नहीं, पिछले 3 साल से सर अच्छा चल रहा है। लेकिन बस यही गुण है कि वो उसमें फिर लालच नहीं करता, उस पे आउट का हो जाता हूँ। ठीक है आपका। और सर एक सिंपल सी चीज़ कन्फ्यूजन है कि ये जो फ्यूचर मार्केट है, क्या ये हमारी नॉर्मल मार्केट पे भी इम्पैक्ट करती है? क्योंकि ये जो हम कहते हैं आखिरी वीक है, उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। कुछ इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दीजिए, क्या इसका इम्पैक्ट होता है या ये बस कही सुनी बातें ही हैं? देखिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पर इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन चूँकि असल में होता पता क्या बेसिकली, चूँकि आपकी फ्यूचर की मार्केट और आपकी रेगुलर मार्केट पैरेलल चल रही होती हैं। तो जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर 2 कश्तियाँ जो हैं वो साथ-साथ चल रही हों, तो दोनों एक-दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जो उसमें मुसाफिर बैठे होते हैं ना। 2 बसें अगर साथ-साथ चल रही हों, तो वो एक-दूसरे को वॉच कर रही होती हैं। तो बेसिकली फ्यूचर और आपकी रेगुलर मार्केट पैरेलल चल रही होती हैं। तो जब फ्यूचर में उनकी मजबूरी ये होती है कि उन्होंने पोजीशन जो है वो क्लोज करनी है, एक हद से ज़्यादा वो पोजीशन अपनी लेकर नहीं जा सकते। तो उसकी वजह से जो है वो बाज़ औक़ात थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो लॉस एंड प्रॉफ़िट काटना ही काटना है। उसका रेगुलर मार्केट के ऊपर लोग जो हैं वो जानबूझ के इम्पैक्ट ले लेते हैं, इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। ये मेरी थ्योरी है इस हवाले से। लिहाज़ा मैं इस रोल ओवर वीक को मैं कंसीडर नहीं करता अपने किसी भी एनालिसिस के अंदर। मैं सिर्फ़ इंडिविजुअल शेयर्स को देखता हूँ या मार्केट का इट्सेल्फ रवैया क्या चल रहा है उसको देखता हूँ। ये फ्यूचर का जो है वो मैं इतना इम्पैक्ट नहीं लेता, लेकिन लोग लेते हैं। तो अपनी-अपनी राय है इस हवाले से। लेकिन बहरहाल दोनों मार्केटें हैं, दोनों पैरेलल चल रही होती हैं, एक-दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आता है। लोग जो है दोनों के हवाले से अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं, नज़र ज़रूर रखते हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो किस तरफ जा रहा है। रेगुलर में जा रहा है ज़्यादा या फ्यूचर के अंदर जा रहा है, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर आता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, ये कोई पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नाम से है प्लीज़। वकास राव साहब प्लीज़। ये जिनका सवाल हो रहा है प्लीज़ वो हैंड जो है वो प्लीज़ डाउन कर दें ताकि फिर बाकी दोस्तों को भी टाइम मिल सके। वकास राव। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, मेरा सवाल है जो सारा दिन मार्केट के आगे नहीं बैठ सकते, ठीक है, उन्होंने शेयर होल्ड करके रखे होते हैं और आज वो सेलिंग के जो है ना ऑर्डर लगा देते हैं, तो किस रेट पे, अच्छे रेट पे जो है ना लगाने चाहिए? कैसे आइडिया हो कि ये अच्छा हाई बना सकते हैं इधर तक? काइंडली ये बताएं। देखिए जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो फैसला उसी वक्त ही कर लिया जाता है कि इसने कहाँ पर बेचना है, कौन सा लेवल ऐसा जहाँ पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लिहाजा वो उसके हवाले से कोई थंब रूल नहीं है। ये आपने ही डिसाइड करना है खरीदते वक्त, जब आपने प्लानिंग करनी है ट्रेड की कि मैं इस शेयर को लेने लगा हूँ, तो यहाँ ये मेरा बाइंग का लेवल होगा, देन ये मेरा जो है वो सेलिंग का लेवल होगा। उसके हवाले से कोई थंब रूल नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। कोई और जी वो तो जी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन वो तो बेहतर है, लेकिन कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है ताकि हमारा जो है ना ऑर्डर वो शेयर सेल हो जाए, बजाय इसके कि ज़्यादा हाई पे लगा दें और वो सेल ही ना हो। अगेन आपके सवाल के माज़रत के साथ उसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी है नहीं जिसको मैं वो कर सकूँ। सही, यानी ये खुद ही को जज करना है। जी। ये तो आपने जिस वक़्त शेयर खरीदना उसी वक़्त ही डिसाइड हो जाता है कि आपने कहाँ पर सेल करना है। बाकी उसमें प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तो मार्केट के साथ ही होगा। जी। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नाम से है जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम पहले रफ़ी सिक्योरिटीज़ में या आरएफ अबीन में पहले अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर 2-4 दिन बाद हम सिक्योरिटीज़ या वो परचेज़ करते हैं, तो ये क्या इनसिक्योर तो नहीं है? सेकेंडली सर 2 दिन पहले आपने वीडियो में एक जो डे ट्रेडिंग को शायद कहा कि शरिया कंप्लायंस नहीं है, काइंडली उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्या डे ट्रेडिंग शरिया कंप्लायंस नहीं होती? यानी कि 2+ आपने T+2 का उस दिन को बताया था। ये काइंडली 2 क्वेश्चन प्लीज़। जी, पहले तो जिनका जो माइक ऑन है प्लीज़ उसको ऑफ कर दें, नहीं तो फिर मजबूरन जो है वो मुझे उनको जो है वो मीटिंग से आउट करना पड़ेगा। देखिए जो शरिया कंप्लायंट के हवाले से मैंने बात की थी, उसके बाद तनकीद मेरे ऊपर बड़ी जो है वो टका के हुई। देखें,
बात ये है कि आप जो भी काम करें उसको पूरे तरीके से करें, नहीं तो फिर मेरी तरह ना ही करें, क्योंकि मैं तो इस चीज़ की बहस में जाता ही नहीं हूँ कौन सा इस्लामिक और कौन सा नॉन इस्लामिक, मेरे लिए सारे बराबर। एक बंदा कहता है जी कि मैं इस्लामिकली काम करना चाहता हूँ, तो भाई फिर इस्लामिकली या केएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपको T+2 को फॉलो करना चाहिए ना, फिर आप डे ट्रेड क्यों करते हैं? तो अपनी क्लैरिटी को लेकर चलें। ये जो कंफ्यूजन है ना हमारे यहाँ कि जी इस्लामिक, नॉन इस्लामिक और फिर आधा इस्लामिक, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए बंदे को। तो वो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, बाकी मैंने कोई फतवा नहीं दिया उस हवाले से। मैंने सिर्फ कुछ लोगों को क्लैरिटी दी थी कि भाई अगर आप केएमआई को फॉलो करते हैं कि जी मैंने इस्लामिकली काम करना है, तो फिर पूरे इस्लामिकली काम करें ना, कि इस्लामिक इंडेक्स के शेयर खरीदें और फिर डे ट्रेड ना करें। अगर आपने डे ट्रेड भी करनी है और करनी भी इस्लामिक में है, तो मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। ये मेरी एक अपनी राय है। नहीं सर, उसी में क्लैरिटी चाह रहा था कि क्या डे ट्रेड होती ही नहीं है। मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल वर्किंग मेरी नहीं है इसकी ना डे ट्रेड के हवाले से, T+2 के हवाले से। आप सवाल क्या है आपका? क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डे ट्रेड जायज है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये आप अपने मुतलका जिस भी फिका को आप फॉलो करते हैं उससे पूछें, मेरे नजदीक तो सब कुछ ठीक है। ठीक हो गया सर। सेकेंडली वो जो रफी सिक्योरिटीज में पेमेंट हम पहले डिपॉजिट करवाते हैं 2-4 दिन बाद, ये इनसिक्योर तो नहीं है कि वो सिक्योरिटीज रफी आप सिक्योरिटीज या किसी RF की अभी जो मेन है। देखें, अगर आप मेरे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पेमेंट आपको एडवांस में देना पड़ेगी। दुनिया में किसी भी ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, वो आपको पहले ही डिपॉजिट करवाना पड़ती है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है। पहले बहुत सारी हैंकी पैंकियां हुआ करती थी, अब तो काफी हालात बेहतर हो गए, तो सिक्योर ही समझें आप इसको। निसारुर रहमान साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी, सवाल कीजिए सर। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था कि हमें शेयर को देखना चाहिए या कि इंडेक्स को देखना चाहिए, क्योंकि आप जब आप बताते हैं ना कि इस लेवल से इंडेक्स आए तो वो आप स्टॉप लॉस काट दें, तो क्या शेयर के हम लेवल बनाएं या ये जरा कंफ्यूजन बढ़ी है। देखिए ये चीजें जो है ना, ये आपने साथ साथ लेकर चलना होती हैं, क्योंकि ये जो आपसे ये कहा जाता है ना कि इंडेक्स के नीचे, इस लेवल के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि आप मार्केट का कोई भी शेयर खरीद लें, जब सेलिंग प्रेशर मार्केट में आएगा तो उसका इम्पैक्ट आपके खरीदे गए शेयर के ऊपर भी लाजमन आएगा। बाज़ औक़ात किसी एक सेक्टर के अंदर सेलिंग आ रही होती है, जब इंडेक्स गिरता है ना, मार्केट के पॉइंट्स निकलते हैं, तो फिर हर बंदा जिसके पास चाहे वो शेयर प्रॉफिट में पड़ा होता है ना, उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और वो भी कहता है कि यार कहीं मेरा शेयर भी जो है वो नीचे ना आ जाए, तो वो भी बेचने निकल पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकली जो है वो इम्पैक्ट आता है तमाम की तमाम, पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर, तमाम के तमाम सेक्टर्स के ऊपर। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जिस वक्त इंडेक्स गिरे तो साथ में आप अपनी पोजीशन जो है उसको भी आप सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर देखा देखी सेलिंग प्रेशर आया तो फिर आपका प्रॉफिट भी साथ में से ले जो है वो उसी के साथ बह जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि इंडेक्स के ऊपर भी नजर रखें और शेयर के ऊपर भी नजर रखें। स्टॉक मार्केट का काम जो है वो चारों तरफ देखने का है, 2 आंखें आगे और 2 पीछे। अगर 2 आंखों से काम करेंगे तो फिर नुकसान ही होगा, 4 आंखें करनी पड़ेंगी। दोनों तरफ अंदाजा आपको रखना पड़ेगा, इंडेक्स को भी और शेयर को भी। मेरा ख्याल है शायद को बहन है हमारी, सैयदा हुमैरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज सवाल कीजिएगा। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी सर, पहला सवाल तो ये है कि डे ट्रेडिंग के हवाले से अक्सर हम लोग सुनते हैं और मतलब सोशल मीडिया पे भी कि डे ट्रेडिंग जो है ये सिर्फ आप ब्रोकर्स को फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आप बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, बार बार लेते हैं ट्रेड, और इसमें इतना फ़ायदा नहीं है। तो चूँकि आप तो मुख्तलिफ ग्रुप्स चलाते हैं, मतलब डे का भी और स्विंग का भी, इन दोनों में कंपैरेटिवली आपकी क्या राय है? डे ट्रेडिंग भी बहुत फ़ायदेमंद है और स्विंग के कंपैरेटिवली ये इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है? अगर आप महीने के एंड पे देखते हैं तो कौन लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं? देखें बात ये है कि दुनिया का कोई भी काम है ना, वो आप उसको स्पेसिफिक नहीं कर कह सकते कि मैं वो बहुत अच्छा कर सकता हूँ
और मेरे साथ बैठा हुआ बंदा वो नहीं कर सकता। देखना ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आप वक्त कितना दे सकते हैं। अब एक बंदा है वो कहता है जी मैं सारा दिन, आपने मेरी हर वीडियो के अंदर देखा होगा, मैं बड़ा तफसील से कहता हूं कि भाई डे ट्रेड वो बंदा करे जिसने स्क्रीन के आगे बैठना है, इसको जॉब समझ के करना है। तो जब वो जॉब समझ के करेगा तो फिर वो महीने के बाद सैलरी भी लेने का हकदार है। लेकिन अगर उसने कभी कभी देखना है तो फिर उसको जो है वो फिर 3 महीने के बाद ही सैलरी मिलेगी, हर महीने नहीं मिलेगी। सो और सर इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग का बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस करें? देखें, बात फिर वही आ जाती है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वक्त दे सकते हैं। जब वक्त देंगे, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आएंगे, दुनिया का कोई भी काम जिस वक्त आप शुरू करते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक दर्जी है, जब वो नया दर्जी बनता है ना, तो वो शायद एक सूट की या एक शर्ट की सिलाई में 2-3 घंटे 4 घंटे ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपर्ट होता चला जाता है, उसकी जो डिसीजन पावर है, जो स्पीड है, वो बेहतर होती चली जाती है। तो इसमें भी यही सिचुएशन है। ये कोई स्टॉक मार्केट का कारोबार दूसरे कारोबार की निस्बत जो है वो कोई तीसरी दुनिया का नहीं है कि हमें समझ ही ना आए कि यार ये दूसरे कारोबार से बड़ा मुख्तलिफ है। जिस तरह से आप कोई भी काम शुरू करते हैं, एक दुकान मोहल्ले में शुरू करते हैं, तो उसको भी चलते चलते वक्त लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है कि आपने अपनी दुकान पर कौन सी चीजें रखनी है जो कि यहाँ पर बिकती हैं। सो एक्सपीरियंस। सो जब आप वक्त देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर आपका फैसला होगा। एक चीज। दूसरी बात यह है कि बाज औकात किसी भी काम के अंदर थोड़ा वक्त लगाने के बाद आपको पता लग जाता है कि यार ये काम मेरे बस का है या नहीं। सो सेम फार्मूला यहां स्टॉक मार्केट पर भी अप्लाई होता है कि आप पहले शुरू करेंगे, पहले ट्रेनिंग लेंगे, फिर आप शुरू करेंगे, फिर कुछ वक्त के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये कारोबार आपके लिए है या नहीं। बिफोर द टाइम किसी भी हवाले से थंब रूल नहीं कहा जा सकता कि आप करें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं या ये करें तो ये इतने पैसे नहीं कमा सकते। सो वक्त देना पड़ेगा, यानी ये एक्सपीरियंस जिसका करना। मिजाज के हिसाब से। एग्जैक्टली। देखें, हम बिल्कुल। बहुत सारी जॉब्स ठीक करते हैं, बाजू का 3 महीने के बाद हमें पता लगता है कि नहीं यार ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है। सो देन डू एक्सपीरियंस एंड देन डिसाइड। निसारुर रहमान साहब, शायद सही। आपका सवाल मेरा ख्याल हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। जी प्लीज। सर एक लास्ट क्वेश्चन जी, डे ट्रेडिंग में जो बाइंग कॉल दी जाती है उसकी वैलिडिटी क्या है? कितने टाइम के अंदर हमें वो पिक करनी चाहिए? क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 के बीच, ये ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी टाइम भी वो कर लें? देखें, जैसे अगर 10 बजे कॉल दी है तो वो हमें डे ट्रेडिंग के हवाले से हमें कितनी देर के अंदर वो वैलिड है कॉल? देखिए, कुर्बानी का जो वक्त होता है ना, वो जिस वक्त आपके हाथ में छुरी होती है और बकरा नीचे होता है, वो उसी वक्त होता है काटने का। उसमें टाइम नहीं होता। ठीक है सर। नहीं, टाइम होगा तो फिर तो वो जानवर खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया तो फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। नो। डे ट्रेडिंग सर जरा क्लियर बता दें, क्लियर सबके मैंने लिए। क्लियर बता दिया ना आपको कि ट्रेड आपके सामने आई है, यू हैव टू एक्ट। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। नो। वो हाथ से निकल गई, मैं हाथ से तो निकल, मैं सही तो हो गया। आपको 10 यानी ऐसा नहीं है वो 10 बजे की कॉल है और कोई 12 बजे वो ले रहा है, तो 12 बजे तो शेयर कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। 12 बजे तो वो बेच रहे होंगे, आप खरीद रहे होंगे। नो। ऐसा नहीं ही है। नहीं बहना नहीं, ऐसे। कई दफा वो मुड़ आता है ना स्टॉप लॉस को करके। ठीक हो गया, जो मुड़ ठीक हो के गया। आएगा, थैंक यू सर। एक चीज, 1 मिनट, ये सबके लिए बड़ी अहम चीज है, ये मैं आपको बताता चलूं। जो शेयर जी। टॉप लगा के नीचे आया और आप इस चक्कर में खुश हैं कि सस्ता मिल रहा है, तो मेरा फार्मूला ये है कि जिंदगी में कभी सस्ता शेयर नहीं खरीदना। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं, हम हमेशा मार्केट से महंगा शेयर खरीदते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि महंगी चीज ही फायदा देती है, सस्ती चीज नहीं देती। दे नोज अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल। जी सर, बस यही मैं क्लियर करना चाह थैंक रही यू। थी। थैंक यू सर। अकरम मोहम्मद साहब प्लीज। इकराम मोहम्मद साहब हैं शायद, प्लीज। इकराम मोहम्मद साहब हैं शायद, प्लीज। जी, माइक्स के हवाले से जरा तमाम ये दोस्त ऊपर से गुजर ख्याल करें। गुलाम मुस्तफा साहब प्लीज। सर क्वेश्चन ये है बेसिकली कि
इन्वेस्टर्स स्ट्रेटजी में कंपाउंडिंग का जिक्र कर रहे थे आप, वो कुछ बताएंगे? थैंक यू। देखें, एक तो चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी स्टॉक मार्केट की, तो कोशिश ये करें कि जो यूट्यूब की वीडियो है वो कम से कम देखें। दूसरी बात ये है कि जो जहां तक ताल्लुक है कंपाउंडिंग का, मंसूर साहब आप प्लीज जो है वो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। कोशिश ये करें कि जी, अब देखिए ना, वो एक सीक्वेंस बना हुआ था, मेरे जहन से निकल गया। आप प्लीज जरा सवाल रिपीट करेंगे, क्या था? जी, मैं बात कर रहा था कंपाउंडिंग की, जी इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी जी, मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, कंपाउंडिंग का जहां तक ताल्लुक है ना, कंपाउंडिंग जो है ना, इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। कंपाउंडिंग जो है बेसिकली वो ये चीज़ है कि आपने एक दुकान खोली, दुकान में आपने 1 लाख रुपए का माल डाला, वो 50,000 रुपए का माल सेल हो गया, लेकिन आपने जो 50,000 का माल था वो आपने सेल किया 65,000 में, तो 15,000 रुपए आपको हुआ प्रॉफिट। तो आपने जब दोबारा माल खरीद के दुकान में डालना है तो 50,000 का नहीं डालना, 65,000 का माल मार्केट जो है वो दुकान में डालना है। बस सीधी सी बात है कि प्रॉफिट निकालना नहीं है, उसको री इन्वेस्ट करना। ये कंपाउंडिंग। नहीं तो ये रिस्की नहीं हो जाएगा कि एट द एंड आपको इसको बैलेंस ना करें आप, तो फिर अगेन आप उसी स्टॉक एक्सचेंज में ही आप रुके रहेंगे? नहीं, देखिए या तो आप आपने फिर एंड के ऊपर आप इसको बैलेंस करते रहें, दैट वुड बी आप डाइवर्सिफाइड में चले जाओ। आपने सवाल पूछा था कि कंपाउंडिंग कहते किसको है। अब ये अच्छी है या बुरी है, ये एक अलग सवाल है। ओके, थैंक यू। अहमद साहब हैं, कोई अहमद बैग सेंटर है शायद। प्लीज टाइम थोड़ा जी जरा क्विक करें जरा सवाल। 10 मिनट रह गए हमारे जी पास। सर, ये देखिएगा कि सर ये देखिएगा कि पावर की तो बात आपने सर कर दी, क्या फूड सेक्टर के अंदर सर कुछ नजर आ रहा है मुस्तकबिल में कि कोई अच्छी रैलियां कुछ? यार देखें, मैं एक बात बताऊं आप तमाम दोस्तों को, जी सर। अपनी जिंदगी से ना स्टॉक मार्केट का 1 साल डिलीट कर दें। सर कौन से वाला? जून 2023, बल्कि 1.5 साल डिलीट कर दें। जून 2023 से लेकर दिसंबर 2024, ये 1.5 साल अपनी जिंदगी में से निकाल दें अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है। बेहतर सर, एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इसके हवाले से कोई अपनी वीडियो के अंदर जिक्र कर दें और नेशनल फूड को अगर आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मुझे पता है कि आज शेयर के हवाले से आप बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी वीडियो में अगर आप गोश देखेंगे, अगर वक्त मिला तो जरूर बात करेंगे। बाकी फूड सेक्टर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ना चलने वाली कौन सी बात है। अभी तो बहुत सारे शेयर्स ने चलना है, वो बेचारे चले ही नहीं है। नजर रखें, बड़े नजर आ जाएंगे आपको। एहसान मियां साहब प्लीज। मियां एहसान साहब प्लीज। जी इफ्तिकार भाई, ये आपसे पूछना है कि जो आईपीपी सेक्टर हैं तो इनको गवर्नमेंट ने जो हाँ जी, ये इनको फंडिंग वगैरह करनी थी, तो इसका क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है? देखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फंडिंग तो इनको करनी पड़ेगी। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। फंडिंग तो होगी, चाहे वो स्टेप्स में करें या एकदम से करें। एकदम से बजट नहीं है इनके पास, इतनी जो है स्पेस नहीं है इनके पास कि जो वो सारा पेमेंट एक ही मरतबा कर दें। मेरा ख्याल है कुछ 50%, 25% इतनी पेमेंट हो सकती है। लेकिन चूंकि वो सारे के सारे लोकल हैं, तो लोकल जो है उनको थोड़ा सा जलील करेंगे, जलील करने के बाद देंगे पैसे, आराम से नहीं मिलेंगे। हुकूमत को खुश नहीं है कि वो पैसा प्राइवेट साइड इनको आईपीपीज को दे दे, वो मजबूरन देने हैं इन्होंने नहीं तो उनका दिल कोई नहीं कर रहा। वो सिर्फ आईएमएफ कह रहा है कि इनको जो है वो आप पेमेंट करें, तो इसलिए कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ बहुत बड़ी होप नहीं रखनी चाहिए।
बिशारत साहब प्लीज, बिशारत साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में अपने बिशारत साहब आपका सवाल नहीं पहुंचा। जी इफ्तिखार साहब, मेरा माइक खुला हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल कर लूं। जी आप कर लीजिए मियां साहब। हाँ जी, अच्छा मैं ना एक तो बात ये है कि ट्रेनिंग की आपने बात की है, ट्रेनिंग क्या आपके पास अवेलेबल है? ज़ाहिर है ये एक एजेंडा सेटिंग की बात है। अच्छा दूसरी चीज़ जो है ना वो डिविडेंड के बारे में है। डिविडेंड के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए कि यानी उसकी एक्स डेट से पहले पहले अगर हम खरीद लेते हैं और हमारे इसमें आ जाता है वो सीडीसी सब अकाउंट में आ जाता है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है डिविडेंड हमें मिलने का, क्या ये ऑटोमेटिक है या इसको हमें कहीं से ट्रिगर करना पड़ता है कि हमें कहीं जाके अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए कि हमें डिविडेंड मिले? ये थोड़ा गाइड कीजिएगा। नहीं जी, बिल्कुल कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये ऑटो सिस्टम है सारा का सारा। और जब वो डेट आएगी तो वो आपका जो बैंक अकाउंट आपने अपने ब्रोकर के साथ लिंक कर रखा है उसी में ही आपको डिविडेंड जो है वो आप मिल जाएगा और दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ईमेल आपने लिंक कर रखी है उसी ईमेल के ऊपर आपको एक वारंट भी आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपके शेयर्स कितने थे, उस पर डिविडेंड कितना मिला, उस पर टैक्स कितना कटा, ज़कात कितनी कटी और एक्चुअल अमाउंट जो है वो किस तारीख को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी। ये बिफोर द टाइम आपके पास जो है वो पूरी तफ़सील आ जाएगी, किसी जगह से आपको ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा। होप आंसर द अच्छा क्वेश्चन। ये रिसेंटली ना एसएनजीपीएल के मामले में मेरे साथ हुआ है, मैंने सवाल का मकसद ये था। अच्छा सर एक ज़िमनी क्वेश्चन इस हवाले से ये भी है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसकी सॉरी जी, अब आप बाद में आइएगा प्लीज़। मोहम्मद उसामा साहब प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल कीजिए। अच्छा सर, काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो आपने दिया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, उससे क्लैरिटी काफ़ी चीज़ों में आई है ना। सर सवाल क्या है? अच्छा सर अभी अपकमिंग बजट जैसे आने वाला है, तो उस हवाले से सुपर टैक्स की काफ़ी बातें हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन-सा सेक्टर है काफ़ी जो मूव दे सकता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है बजट के बाद मार्केट एक मूव देती है। तो इस हवाले से थोड़ी डिफरेंट किस्म की बातें हो रही हैं और दूसरी सर्कुलर डेब्ट के हवाले से चल रही है। तो उसमें पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनमें से कौन-सा सेक्टर आप ज़्यादा समझते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव होगा? बताते हैं जी, थैंक बताते थैंक यू। हैं। देखिए, अपनी ज़िंदगी से ना ये न्यूज़ के पीछे भागना छोड़ दें कि जी वो बजट आ रहा है, उसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जो है ना वो कभी-कभी आपके हाथ लगती हैं और आपका क्या ख़्याल है कि वो जब वो खबर आएगी तो वो मेरे और आप तक जब आएगी तो हम उसमें फ़ायदा उठा लेंगे? वो भाई जिन्होंने खबर बनानी होती है ना उनके पास वो खबर पहले से होती है। सो कीप ऑन आई ऑन एनी न्यूज़, कीप ऑन आई ऑन द चार्ट। स्टॉक मार्केट में चोरी नहीं हो सकती। जो भी चोर आएगा वो चार्ट में से गुज़र के जाएगा। चार्ट को देखना सीखें, ये छोड़ दें कि बजट आने वाला है और उसमें कौन-सा सेक्टर ऊपर जाएगा, कौन-सा नीचे जाएगा, सारे सेक्टर ही चलेंगे। ये इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ये नहीं हो सकता कि कोई सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा नवाज़ दिया जाए। आईटी सेक्टर के हवाले से कितनी बातें हो रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया उससे? क्या मिला आज तक आईटी सेक्टर में से? उससे ज़्यादा तो बेनिफिट जो है वो फूड सेक्टर ने दे दिया। हालाँकि लास्ट ईयर जो था वो फूड के ऊपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो ना देखा करें। मेरे और हम जैसे जो कमज़ोर लोग हैं ना, वो खबर से कुछ नहीं कमा सकते। टेक्निकली देखें कौन सा शेयर है, फंडामेंटली देख लें, उसको टेक्निकली देख लें, किस प्राइस को जो है वो बेहतर समझते हैं वहाँ पे उसको बाय कर लें, कुछ 4 पैसे ज़्यादा बच जाएँगे। ये जो इस किस्म की भाग-दौड़ हम करते हैं ना, वो हमेशा हम ऊपर ही खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त तक उस खबर का इम्पैक्ट आ चुका होता है जब तक वो हमारे पास पहुँचती। होप आंसर द क्वेश्चन। बाकी आप बेहतर समझते हैं। सर सर्कुलर डेब्ट के हवाले से पीएसओ एंड एसएनजीपी के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, तो आप वो सुने जी, मैं नहीं सुनता। अच्छा, चलें, ठीक है।
यही तो वो बातें हैं जिनकी, ये वो बातें हैं जिस बातों में लगा के आपको चीजें थमा दी जाती हैं और आप बातें सुनते रहते हैं। छोड़ दें सुननी। ठीक है सर, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। थैंक यू सर। मोहम्मद फवाद साहब प्लीज, को 5 मिनट हैं जी हमारे पास, 2-3 सवाल और लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा भी यही गेन टैक्स के हवाले से था कि अगर गेन टैक्स ये बढ़ाएंगे 17 या 18% तो क्या मार्केट इसको नेगेटिव लेगी? और सेकंड सर एक सजेशन है कि जब जो डेली कॉल है तो उसमें अगर सर बाय नहीं और सर, नहीं सेल नहीं जो नहीं है नहीं, वो देखिए ग्रुप के हवाले से यहाँ कोई बात नहीं होगी, सिर्फ सवाल करें। चलिए ओके ठीक है। सवाल यही है कि अगर गेन टैक्स 17 या 18% पे जाएगा तो मार्केट इसको नेगेटिव लेगी, डिप आएगा? देखिए दुनिया के कोई भी आदमी जो है ना वो टैक्स नहीं देना चाहता, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, इंडिविजुअल टैक्स हो, हम टैक्स नहीं देना चाहते। तो टैक्स दुनिया में जब भी बढ़ता है, जिस भी आइटम के ऊपर बढ़ता है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये कहते हैं जी कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाता है और हम मार्केट में से निकल जाते हैं, तो भाग के जाएंगे कहां पर? क्या कैपिटल गेन टैक्स जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर ही बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता। घूम फिर के चीजें एडजस्ट होती हैं। जिस तरह से डॉलर की प्राइस बढ़ी, कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर जाएगा? किया। फिर बाद में चीजें एडजस्ट हुई, क्रैश जरूर आए, मामला जरूर खराब हुए, लेकिन उसके बाद चीजें एडजस्ट हो गई। एडजस्ट होने के बाद चीजें फिर बूम कर गई। तो जब इस किस्म की कोई बुरी खबर आए, लोग कहें कि स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स डबल हो गया, अब तो यहां पे कमाई रही नहीं, लोगों को भागने दें, चुप करके बैठे रहें, जब शिकार बैठ जाए तो खरीद के साइड पे हो जाए, यही लोग वापस आके महंगे दामों खरीदेंगे। तो आने दें, टैक्स बढ़ने दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। उसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट है नहीं आपके पास। मनी मार्केट के आउटपुट्स जो हैं वो पहले ही बहुत नीचे आ चुके हैं, तो इसलिए यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बिलाल मंजूर साहब प्लीज। बिलाल मंजूर साहब। इफ्तिकार शुगर से चले जाते हो सर आपकी बात नहीं पहुंच रही मेरे पास। सर इजाजत दे तो मैं बोलूं? जी अली रजा साहब प्लीज आप बोल लें। सर मेरे 3 सवाल आते हैं। एक तो ये कि सर मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब प्लेटफॉर्म्स है सीखने समझने के लिए, तो टेक्निकल्स को सीखने के लिए आप हमें कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ना प्रीफर करेंगे? अनदर क्वेश्चन इज स्विंग ट्रेड के हवाले से आपसे मालूमात लेना चाहता हूँ। स्विंग ट्रेड के बारे में मुझे बताएं कि वहाँ पे किससे काम होता है। अनदर थिंग इज कि डे ट्रेड में क्या हम अपने पोर्टफोलियो का 70-80% किसी एक शेयर में लगा दें हाई रिस्क के हिसाब से? क्या आप ये मशवरा देंगे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, ये तीनों सवाल जो हैं आपके, ये कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है, ये तो इंडिविजुअली हैं कि अगर आप एक शेयर जो है वो 10,000 खरीदना चाहते हैं, सब टू यू। वैसे ये कोई इतना अच्छा फैसला नहीं होता। दूसरी बात यह है कि स्विंग का मतलब ये होता है कि एक शेयर ने अपनी एक लेग लगा ली है, चाहे वो टॉप की हो या बॉटम की हो, देन उसमें एक नई मूव बनती है। मिसाल के तौर पर आप लाहौर से इस्लामाबाद गए, ये आपका एक फेज मुकम्मल हो गया। अब इस्लामाबाद से आपने वापस लाहौर आना है, तो ये दूसरा फेज है। सो दिस इज कॉल्ड स्विंग। एक फेज देन दूसरा फेज। जहां तक ताल्लुक रहा डे ट्रेड के हवाले से जो था वो बात हो गई। स्विंग ट्रेड का था जो वो मैंने भी वो भी आपको बता दिया। क्वांटिटी जो है वो हमेशा आपने अपनी पोर्टफोलियो के मुताबिक ही लेनी है। अगर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 20,000 का है तो मैं तो 2-2.5-3,000 की से ज्यादा की ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर किसी का 20 लाख का है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। सो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, इसमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंस वगैरह ये कहाँ पर आप मशवरा देंगे सीखनी चाहिए? किसी से भी टेक्निकल कोर्स कर लें। सारे ही हमारे दोस्त होता मैंने की कहानी सुनाते हैं, किसी की सुन लें। सर आपसे मिलने के बाद दिल नहीं करता किसी और के पास देखने को? सारे ही अच्छे हैं यार, सारे ही अच्छे हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जब कभी अनाउंस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप कर लीजिएगा। बाकी सारे ठीक। ओके सर, थैंक यू। आगे चलते हैं, सवाल लेते हैं किसी का।
कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्वेश्चन था कि जैसे हमारी स्टॉक मार्केट साइक्लिक है, बूम एंड बस्ट साइकिल होता है, तो इन्वेस्टमेंट शुड बी रिमूव जब बस्ट साइकिल आ रहा है या वी शुड कंटिन्यू? देखें, पहली चीज तो यह है कि अपनी मार्केट को ब्लेम ना करें, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। दूसरी बात यह है कि आप ये कभी ना सोचा करें कि ये बूम है और ये ब्रस्ट है। वो आपका दरवाजा नॉक नहीं करेगा कि आके तो जो है जी वो खरीद लो या बेच दो, नहीं। हमेशा कोशिश ये करें, मेरे उस्ताद साहब ये बात फरमाते हैं कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको काफी हद तक अंदाजा होता है कि आपने आधी रोटी खानी है कि एक खानी है। खाना खाने से पहले आप डिसाइड कर चुके होते हैं। घर में अगर हमारी बहन या भाभी हमसे या वालदा पूछती हैं कि बेटा कितनी रोटी खानी है, तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं जी कि आज मूड नहीं है, आधी पका दें, एक दे दें, दो दे दें। सो दैट्स सेम थिंग विद योर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट की है तो फैसला करें, शेयर खरीदा है तो फैसला कर लें कि मैं यहां तक इंतजार करूंगा और फिर मैं इसको बेच दूंगा। अपना फैसला वक्त से पहले करेंगे तो मार्केट में से कमाएंगे। अगर मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो वो मार्केट तो साइकिल घुमा के फिर आपको जीरो पे खड़ा कर देगी। मार्केट इज अ वॉल क्लॉक, जहां पर हर रोज 12 बजते हैं, वो सारा घूम के फिर 12 पे आ जाती है और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। सो डिसाइड बाय योरसेल्फ, नॉट बाय द मार्केट। सो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हमेशा अपना गोल खुद डिसाइड करें, चार्ट को देखकर करें। जितना छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, तुक्के लगाने आते हैं तुक्के लगाएं, लेकिन अपना फैसला खुद करें, मार्केट को ना करने दें। आज तक जिसका फैसला मार्केट ने किया है उसके हाथ कुछ नहीं आया। होप आंसर द क्वेश्चन। जुल्फकार अहमद साहब प्लीज। इफ्तार भाई, आखिरी सवाल जी, जुल्फकार अहमद साहब प्लीज। सर मेरा सुन लें। अच्छा जी, एक मिनट, अब बाद में एक सवाल की गुंजाइश रखते हैं। जुल्फकार साहब प्लीज। जुल्फकार साहब, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। इफ्तिखार भाई जी प्लीज। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी प्लीज। जी सर, वॉल्यूम को समझने की कोई की है? बाज़ औक़ात एक शेयर जो है वो 5 लाख शेयर पर डे एवरेज काम हो रहा है, लेकिन किसी दिन 20 लाख का काम हो जाता है, शेयर नहीं बढ़ता। उसकी कोई टेक्निकल की है समझने की? वो चेंजेस ऑफ हैंड होता है जी, वो पहले डिसाइड होता है कि मैं बेचूंगा, तुम खरीद लेना। ओके जी, हमारी बहन अभी दरमियान में से कहीं से आवाज आई सी, प्लीज उनका लास्ट सवाल। जी सर। सर आप अपने हवाले से जरा मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास 3 लाख हो और आपने डे ट्रेडिंग करनी है और आपने 10 कॉल आई हैं, ठीक है, आपको बाइंग कॉल्स, तो आप अपने उस 3 लाख को कितनी आप उसमें से कॉल्स लेंगे और किस तरह डिवाइड करेंगे डे ट्रेडिंग के हवाले से? मैं तो सारी कर जाऊंगा। नहीं मतलब एक ही कॉल में लेट आप मी फिनिश डाल देंगे या आप 6 कॉल्स लेंगे? नहीं, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप जो है एक हफ्ता पूरा 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे दिन के अंदर। 1 हफ्ते के बाद फैसला कीजिएगा, देन आस्क योरसेल्फ आफ्टर 1 वीक। बहुत शुक्रिया जी। सही। एक्सपीरियंस करेंगी तो फिर आपको पता चलेगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 1 घंटा गुजरने का जो है वो पता ही नहीं चला, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आप दोस्तों से। लेकिन सर ये बड़ा फायदेमंद रहा है हम सब के लिए। फ्री में था ना। सॉरी फॉर दैट, ये मेरी एक आदत है। मैं तो वीडियो में भी मेरा यही रवैया होता है जी। देखें, बात ये है कि आज हमें आपने बोलने का मौका दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया। वरना ग्रुप में हमें आपने हमारी जुबानें बंद की बहुत हुई शुक्रिया। ये ना हो कि बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ भी करनी पड़ जाएगी। प्लीज माइक को म्यूट। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने वक्त निकाला। फीडबैक दीजिएगा कि कुछ तोता मैना की जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, मेरे दोस्त बड़े नाराज हैं मेरे इस फिक्रे से कि आपने ये एक नई बात शुरू कर दी है। तो फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ हौसला अफजाई हुई और मेरा भी दिल किया कि फ्री में कोई एक और सेशन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वक्त ज़रूर निकालेंगे।
बाकी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में थी, जो सवाल आपने पूछे, शायद हो सकता है कि तमाम के तमाम दोस्तों को पूरे जवाब ना मिले हों, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए हों, तो गलतियाँ, कोताहियाँ और इल्म की कमी जो है वो तो फिर आपको पता ही है कि साथ-साथ चलती है। आप तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।